नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की 32 नंबर की क्लासेस। आई होप आपने सारी क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड करी होगी और अभी आपकी एसएससी एमटीएस की एग्जाम भी चल रही है। साथ ही अभी नई वैकेंसी भी आ चुकी है, 10,000 पोस्ट टोटल उसमें आई है। 14 जून से आके फॉर्म भराने वाले हैं। इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखें। अगर आने वाली वैकेंसी में आपको फॉर्म भरना है या इस बार का पेपर आपका बिगड़ चुका है तो वो वाला वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है, तो आप फॉर्म जरूर भरें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की, जो क्लास होने वाली है अपनी 32 नंबर की। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें। अंजलि भारत जी के 0968 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। चलिए पहला प्रश्न है अपना, विश्व की सबसे बड़ी झील है क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील के बारे में आपसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील आ जाएगी कैस्पियन सागर झील। क्या है? कैस्पियन सागर झील जो है ये है विश्व की सबसे बड़ी झील। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, क्या पूछा जाए? मीठे पानी की झील अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील इसका आंसर हो जाएगा। सुपीरियर झील इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है तो गहरी जो झील है उसमें आपका आंसर हो जाएगा बैकाल झील। क्या हो जाएगा? बैकाल झील। ये क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, खारे पानी की झील। याद रखिए मैंने विश्व का पूछा है, इंडिया का नहीं। तो खारे पानी की झील आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं 5 सितंबर, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 16 अक्टूबर को, तो 16 अक्टूबर को वर्ल्ड बेस्ट फूड डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड बेस्ट फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और 1 अक्टूबर के बाद आता है 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी दिवस, और इसके साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी इसी दिन होता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई रिक्त स्थान से संबंधित है। अमृता देवी बिश्नोई ये आते हैं बिश्नोई समाज से, और बिश्नोई समाज अब अधिकतर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? राजस्थान, जयपुर, जोधपुर के इलाके में अधिकतर बिश्नोई समाज आपको देखने को मिलेगा। इसमें आता है अमृता देवी जी का नाम, और इनके साथ बहुत सारी ऐसी स्त्रियां थी जो क्या है अपना बलिदान कर देती हैं पेड़ पौधों को बचाने के लिए। क्या होता है? जयपुर, जोधपुर के जो राजा होते हैं, जोधपुर के जो राजा होते हैं वो क्या है आदेश दे देते हैं पेड़ों को काटने के लिए, किंतु इनको जो वो आदेश है वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनको गुस्सा आता है। पेड़ों को बचाने की जगह क्या है पेड़ को कटाने का आदेश मिलता है, तो ये क्या करती हैं उन पेड़ों से चिपक जाती है। जैसे चिपको आंदोलन हुआ था ना उत्तराखंड के अंदर, उसी प्रकार का ये आंदोलन होता है खेजड़ली आंदोलन। तो इसको भी खेजड़ली का चिपको आंदोलन बोला जाता है। हुआ कहाँ पे था? राजस्थान के अंदर हुआ था। राजा के आदेश पे जब पेड़ों की कटाई हो रही थी तो बचाने के लिए पेड़ से लिपट गई थी, उसी प्रकार जैसे चिपको आंदोलन में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या है इसका नेतृत्व किया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। कहाँ का? जो उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन। और यहाँ का नेतृत्व करती हैं अमृता देवी बिश्नोई, जो शहीद हो जाती हैं। इनके साथ में बहुत सारी स्त्रियां होती हैं, वो भी क्या हो जाती है? शहीद हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है? हुमायूंनामा। अब ये सारे नामे भी आप याद रखना, क्योंकि अकबर का खानदान है, पूछा तो जाएगा, यानी कि मुगल से संबंधित चीजें हैं ना। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो हुमायूंनामा कौन लिखते हैं? हुमायूंनामा लिखते हैं गुलबदन बेगम। हुमायूं
BHA बताया था ना, 3 तो बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर के पिताजी थे हुमायूं, जिनके बारे में कौन लिखती है, गुलबदन बेगम। और ये कौन थी, अकबर की बुआ थी। ये अकबर की बुआ थी, मतलब हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, जिसने ये लिखा था हुमायूं नामा, जिसमें हुमायूं के बारे में पूरा वर्णन इन्होंने किया था। हुमायूं ने किससे युद्ध लड़ा था, शेर शाह सूरी से। किससे, शेर शाह सूरी से। शेर शाह सूरी से इन्होंने युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था, अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। दूसरा, अगर मैं बात करूं अबुल फजल रहीम खाने खाना, तो ये दोनों कौन थे, तो ये थे अकबर के 9 रत्नों में से एक। क्या थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक। और 3 प्रमुख हिंदुओं को जो 9 रत्न में शामिल किया है, वो काफी समय एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर के 9 रत्न में से 3 जो हिंदू थे वो कौन से हैं, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। और महामंगा कौन थी, तो ये इनकी दाई थी, दाई। इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया था अकबर को। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, अकबरनामा आईने ए अकबरी। अकबरनामा को क्या कहा जाता है, आईने ए अकबरी। किसके द्वारा लिखा गया है, आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा जाता है अकबरनामा। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा जाता है, ये लिखते हैं अबुल फजल। कौन लिखते हैं, अबुल फजल। अबुल फजल क्या करते हैं, ये लिखते हैं अकबरनामा, जिसमें अकबर का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल्ला प्याजा, एक आता है तानसेन। क्या आता है, तानसेन। और तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंदर होता है, क्योंकि इनकी समाधि स्थल भी कहाँ बना हुआ है, यहीं पे बना हुआ है। अब अपन बात कर रहे हैं टोडरमल और मानसिंह और तानसेन। ये 3 प्रमुख हिंदू थे जो क्या थे, अकबर के 9 रत्नों में से शामिल थे। और अकबर के 9 रत्नों के मात्र 3 हिंदू ऐसे ओहदेदार थे जो कि क्या है, 9 रत्न के अंदर शामिल हुए थे। तो तानसेन जी क्या है, संगीत विशेषज्ञ इनको माना जाता है। टोडरमल ये क्या है, लेखा जोखा, क्योंकि पोरवाल समाज इनको पूछते हैं और व्यापार में ये काफ़ी अच्छे थे। और मान सिंह की अगर बात करें तो इनकी युद्ध नीति जो थी वो काफ़ी बेहतर थी। हल्दी घाटी युद्ध में भी कौन लड़ने जाते हैं अकबर की तरफ से, मान सिंह ही लड़ने के लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध भगोरिया हाट किस जिले में लगता है। अब आप ये देखिए, भगोरिया हाट होता क्या है, भगोरिया हाट लगता तो है पर होता क्या है भगोरिया हाट। अगर मैं भगोरिया हाट की बात करूं तो ये लगभग 60+ स्थानों पे लगता है, 60+ स्थानों पे लगता है मध्य प्रदेश के अंदर ही। और अगर प्रमुख की मैं बात करूं कि प्रमुख कहाँ पे लगता है, यानी कि सबसे बड़ा कहाँ पे लगता है, तो ये लगेगा झाबुआ और अलीराजपुर के अंदर, झाबुआ और अलीराजपुर के अंदर। अब बात करें भगोरिया हाट, इसमें होता क्या है। अब ये नहीं मेला लगा हुआ है कुछ खरीदने जा रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसे तो मेले लगते ही रहते हैं, मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे मेले लगते हैं। बात यहाँ भगोरिया हाट की हो रही है, इसमें ये भील समुदाय के लोग शामिल होते हैं। पूछा जाएगा कौन से समुदाय आते हैं, भील समुदाय आते हैं, क्योंकि भीलों के घरों के बारे में पूछा गया है तो इनके मेलों के बारे में भी पूछा जा सकता है। अब ये क्या है, भगोरिया हाट के अंदर भील युवक और युवतियां दोनों ही आते हैं, यानी पुरुष महिलाएं। अब ये क्या होता है, एक दूसरे को पसंद करते हैं शादी करने के लिए। अगर पसंद आ जाते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को पान खिला देते हैं, और जैसे ही पान खिलाते हैं तो इनकी फैमिली क्या है, एग्री हो जाती है कि भाई अब शादी होगी। तो बहुत अच्छा रिवाज है ना इनका कि अगर पसंद आ गया है तो एक दूसरे को पान खिला दो, शादी आपकी संपन्न हम करा देंगे। तो ये कहाँ पे होता है, भगोरिया हाट मध्य प्रदेश, झाबुआ के अंदर और अलीराजपुर, ऐसा तो 60 जगह पे होता है। झाबुआ से एक और प्रश्न बनेगा, कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा नाम सुना है ना, कड़कनाथ मुर्गा। जब मैंने आपको जीआई टैग पढ़ाए थे तो मैंने कड़कनाथ मुर्गे के बारे में बताया था। ब्लैक कलर का मुर्गा होता है जिसको मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के द्वारा क्या है, इनको जीआई टैग इसको प्राप्त करवाया गया है। खरगोन, खरगोन से बनने वाले अगर प्रश्न की मैं बात करूं तो खरगोन में क्या है, नवग्रह मंदिर हैं। क्या है, नवग्रह मंदिर हैं, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर ऐसा है, नवग्रह यहाँ पे क्या है, विराजित हैं। और रीवा की अगर मैं बात करूं
तो मध्य प्रदेश वाले स्टूडेंट को काफ़ी समय क्वेश्चन ये कंफ्यूज करता है, महामृत्युंजय मेला कहाँ पे लगता है। बहुत सारे आंसर जो कि मध्य प्रदेश से बाहर रहने वाले हैं वो भी इसका आंसर गलत लगा देते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि महामृत्युंजय मेला कहाँ पे लगता है, बहुत सारे के दिमाग में आंसर क्या घूमेगा, उज्जैन ही घूमेगा। महामृत्युंजय की बात हो रही है, जबकि मेला लगता है रीवा के अंदर महामृत्युंजय का, मृत्युंजय का। तो महामृत्युंजय मेला कहाँ पे लगता है, रीवा के अंदर। बहुत सी बार आपकी एसएससी की एग्जाम में भी आ चुका है। मेले के बारे में जब पूछा जाता है तो ये नहीं देखता है कि मध्य प्रदेश का है कहाँ का है, बस पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, भारत ने अभी तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है। भारत ने कितनी बार जीता है वर्ल्ड कप, तो भारत अभी तक सिर्फ 2 ही बार वर्ल्ड कप जीत पाया है, 2 ही बार। कितनी बार, 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। एक जीता था 1983 के अंदर और दूसरा जीतता है 2011 के अंदर। आप लोग मुझे इनके कोच कमेंट करके बताएंगे कि दोनों टाइम जब जीता था तो इनके कोच कौन थे। तो 2 ही बार अभी तक वर्ल्ड कप जीता है। अभी विराट कोहली का सपना बना हुआ है वर्ल्ड कप जीतने का, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए नेक्स्ट है, 18वें एशियाई खेलों का मोटो क्या था। 18वां एशियाई खेल, अब बात करें इनके मोटो की, तो मोटो क्या था, एशिया की ऊर्जा। क्या था, एशिया की ऊर्जा इसका मोटो था। दूसरा पूछा जाएगा 18वां एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था, 2018 के अंदर किया गया था एशियाई खेलों का आयोजन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एशियाई खेल जो 18वां संस्करण हुआ था, 18वां हुआ कब था, 2018 के अंदर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, चमकता सूरज, ये क्या है, पहला एशियाई खेल जो हुआ था, पहला एशियाई खेल उसका क्या था, मोटो था। पहला एशियाई खेल का मोटो आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चमकता सूरज। और खेलो इंडिया तो अभी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जारी किया था। कौन सा प्रोग्राम था आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी अब तक कितनी बार हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो ये हो चुकी है लगभग 108 बार। कब हुआ था संस्करण एंड वाला, 2021 के अंदर हुआ था। और 108 बार अभी तक विज्ञान कांग्रेस की क्या है, मेजबानी हो चुकी है। और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आ चुका है, इस नज़रिए से आईएमपी बनता है, तो जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, अभी देखा जाए ना तो इनमें से एक भी आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। बहुत सारों ने याद रख रखा है बम्बई, जिसका वर्तमान में नाम मुंबई हो चुका है ना। ऐसा मद्रास भी आ सकता है, फिर कर्नाटक पूछ लिया जाए, क्योंकि नाम इनके नए हो चुके हैं। मैसूर किसी और का नाम हो चुका है, तो उसी प्रकार से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई के अंदर हुआ था अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, अध्यक्षता पूछी जाएगी, तो कौन करते हैं अध्यक्षता, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनके द्वारा क्या है, प्रथम बार अध्यक्षता की गई थी। अगर मैं बात करूं इनकी संस्थापक की, प्रथम बार की या अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो कौन आ जाएंगे, A.O. ह्यूम आ जाएंगे, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, सही जोड़ी मिलान करें। अभी आपकी एसएससी एमटीएस की एग्जाम में जीआई टैग काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने 4-5 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं जो लगभग एग्जाम में आ चुके हैं आपकी एसएससी की। तो अभी आप देखिए, सही जोड़ी मिलान करिए, कितने आपके सही होते हैं पहले से ही आप लिख लीजिए मेरे लगाने से पहले वीडियो को यही रोक के। सोजत मेहंदी कहाँ की है, सोजत मेहंदी, तो ये आ जाएगी राजस्थान की प्रमुख मेहंदी। क्या है, राजस्थान की प्रमुख मेहंदी है सोजत मेहंदी। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में ये मेहंदी पाई जाती है। बहुत ही अच्छी मेहंदी है, इसी वजह से इसको क्या है, जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट मैं बात करूँ जुडीमा वाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगी असम की जुडीमा वाइन है। ये क्या है, असम की जुडीमा वाइन है। इसके लिए मैं नहीं बोलूँगी अच्छी है या नहीं, वो तो आप ही पता लगाइए। चलिए नेक्स्ट है सफ़ेद प्याज कहाँ के हैं, तो सफ़ेद प्याज आ जाएंगे महाराष्ट्र के। कहाँ के आ जाएंगे, महाराष्ट्र के आ जाएंगे सफ़ेद प्याज, जिसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, और क्या है सफ़ेद प्याज के अलावा, हाफूस आम यहाँ के बड़े फेमस है, हाफूस आम। और क्या है, नववारी साड़ी यहाँ की बड़ी फेमस है महाराष्ट्र की।
चा खाओ चावल, एक काला चावल आता है, एक चा खाओ चावल आता है। चावल तो बहुत सारे हैं पर इनकी बात अलग है। चा खाओ चावल कहाँ के हैं? मणिपुर के। कहाँ के हैं? मणिपुर के चा खाओ चावल जो हैं बड़े प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है कन्याकुमारी लोंग। क्या है? कन्याकुमारी लोंग। और कन्याकुमारी कहाँ का एरिया आ जाएगा? तमिलनाडु का आ जाएगा। एक और आपके एग्जाम में आया था कांगड़ी साड़ी। क्या आया था? कांगड़ी साड़ी। कांगड़ी साड़ी, कांगड़ी साड़ी कहाँ की है ये? तो ये आ जाएगी तमिलनाडु की, तमिलनाडु। एक आया था बिहार मखाना। बिहार मखाना ये तो यहीं का है ना, बिहार मखाना। ये भी कहाँ का है? बिहार के अंदर का है बिहार मखाना। तो ये सारे जो जीआई टैग हैं आपके एग्जाम में काफ़ी समय रिपीटेड हुए हैं एसएससी की खासकर, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। क्या पता नेक्स्ट डे अगर आपका पेपर है इनमें से ही कोई जीआई टैग आ जाए। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ था? देखिए अभी बहुत सारे संविधान संशोधन हो चुके हैं, 100+ जा चुके हैं संविधान संशोधन। और अब बात कर रहे हैं 86वां जो संविधान संशोधन हो चुका है वो किसके लिए किया गया है? तो वो किया जाता है जीएसटी के लिए। किसके लिए? जीएसटी के लिए। 101वां संस्करण के अंदर इसमें क्या है? शामिल है 86वां संविधान संशोधन जो कि किया गया था गुड सर्विस टैक्स के लिए, जो कि है संविधान 86वां अंदर। जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो जीएसटी अपने भारत में सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? असम राज्य के अंदर लागू की गई थी। कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू हो चुका था। क्या है ये? जीएसटी हो चुका था। चलिए कृषि बिल आया था, इस पे भी बड़ा घमासान मचा है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। नोटबंदी के लिए भी मैं बात करूं तो 2016 में नोटबंदी लग चुकी थी, सभी को पता है। और धारा 370 जो है ये जम्मू कश्मीर के ऊपर से हटा दी गई है। कब हटाई गई थी? 2019 के अंदर हटा दी गई थी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। पंचायतन शैली कौन कौन से? नागर, द्राविड़, पंचायतन शैली, ये ज्यादातर आते हैं ना एग्जाम में, तो ये सारे भी आप याद रखिए। पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर आपसे पूछा गया है तो ये आ जाएगा खजुराहो का मंदिर। और इसमें सबसे फेमस जो मंदिर की अगर मैं बात करूं तो कंदरिया महादेव। क्या है? कंदरिया महादेव मंदिर। क्या आ जाएगा? कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि क्या है? पंचायतन शैली में बना हुआ है। खजुराहो में ऐसे तो बहुत सारे मंदिर हैं पर एकमात्र जो बड़ा मंदिर है महादेव जी का बड़ा मंदिर भी इसको कहा जाता है और कंदरिया महादेव भी ये हो जाएगा। तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर आता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं जैन मंदिर तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये आपको देखने को मिलेंगे सिरोही जिला। कहाँ का? सिरोही जिला कहाँ है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू, माउंट आबू के अंदर दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्या है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये कहाँ पे है? 5 प्रमुख मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं राजस्थान के उदयपुर के नजदीक ही। नेक्स्ट अगर बुद्ध की मैं बात करूँ, बुद्ध मंदिर तो कहाँ पे है? बोध गया में। बोध गया। और बोध गया कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है बिहार के अंदर। बोध गया। बोध गया में क्या है? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? महात्मा बुद्ध को। नेक्स्ट है राम मंदिर, सभी जानते हैं अयोध्या। अयोध्या के अंदर है और अयोध्या कहाँ है? यूपी के अंदर है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट है अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था? अलाई दरवाजे का निर्माण, आंसर खा गई हमारी टेक्निकल टीम। अलाई दरवाजे का निर्माण करवाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश की अगर मैं बात करूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आते हैं इल्तुतमिश, और इन्हीं दोनों के द्वारा बनाया गया है 28 दिन का झोपड़ा। 28 दिन का झोपड़ा, यानी कि स्टार्टिंग कार्य की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग कार्य कौन करवाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक करवाते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं इल्तुतमिश जी, तो पूरा कार्य कौन करवा देते हैं? इल्तुतमिश। अकबर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करते हैं? पूरा एक शहर बसा देते हैं, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर
फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी पूरा का पूरा एक शहर बसा देते हैं फतेहपुर सीकरी अकबर जी। इसके अलावा आगरा का किला, क्या है, आगरा का किला, आगरा का किला बनवाते हैं, आगरा का किला ये बनवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये करवाते हैं। बहुत महान शासक हुए थे अकबर। जहांगीर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करवाते हैं, अपने पिता का मकबरा बनवा देते हैं, यानी कि अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा कौन बनवाते हैं, शाहजहां, BHAJ, यानी कि जहांगीर शाहजहां, शाहजहां यानी कि ये क्या है, पोता है इनका। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और उसके बाद आता है शाहजहां। तो जहांगीर जो है इनका बेटा रहा है और शाहजहां जो रहता है इनका पोता रहा है अकबर का। तो ये इनके पिता के लिए क्या है, मकबरा बनवा देते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है भारतीय कौन सी प्रमुख नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें डेल्टा बनाने वाली नदियां भी शामिल है और नहीं बनाने वाली नदियां भी शामिल की गई हैं। बात यहाँ पे हो रही है भारत की कौन सी प्रमुख नदी है जो डेल्टा बिल्कुल भी नहीं बनाती है, जो उल्टे बहने वाली नदियां हैं। कौन सी आ जाएगी, एक तो आ जाएगी नर्मदा नदी और दूसरी आ जाएगी ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। ताप्ती नदी निकलती है मुल्ताई क्षेत्र से, मुल्ताई क्षेत्र से। और ये दोनों की दोनों नदियां जो हैं ये क्या करती हैं, डेल्टे का निर्माण नहीं करती हैं। किसका निर्माण नहीं करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी नहीं बनाती है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी और आ जाती है कृष्णा नदी, फिर आती है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं, पांचों के पांचों आप अच्छे से रट लीजिएगा, ये क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा बनाती है। क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और विश्व का सबसे बड़ी एस्चुरी या डेल्टा में बोलूँ तो कहाँ पे बनता है, अपने देश भारत के अंदर, यानी पश्चिम बंगाल के अंदर बनता है, सुंदरवन के अंदर। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदी इसके अंदर रहती है, जो क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये क्या है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये सारी नदियां डेल्टा बनाती है। सिर्फ ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट है नंदा देवी एवं फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, किस राज्य के अंदर स्थित है। तो नंदा देवी फूलों की घाटी, काफ़ी समय पढ़ाया है मैंने फूलों की घाटी के बारे में, जब मैंने नेशनल पार्क पढ़ाए थे तब भी बताया था, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और इन दोनों को भी क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक का ध्वजवाहक कौन रहा। ध्वजवाहक की यहाँ पे बात हो रही है, टोक्यो पैरा ओलंपिक। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि क्या है 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक होने थे वो हो गए थे 21 के अंदर, यानी कि पोस्टपोन इनको कर दिया गया था कोरोना काल के चलते हुए। अभी वापस 2024 के अंदर आयोजित होंगे। होने कब थे, 2020 में, हो गए 21 में, इसलिए 3 साल ही माना जाएगा, बाकी होते हैं प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल के अंदर। बात यहाँ पे हो रही है पैरा ओलंपिक के लिए। देखिए पैरा ओलंपिक ऐसे शब्द आप पढ़िए जिसमें विकलांगता से संबंधित सारे व्यक्ति शामिल होंगे, पैरा ओलंपिक। और सिर्फ टोक्यो ओलंपिक आ जाए तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही बदल जाएगा। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। पैरा ओलंपिक क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि पूछा जाएगा हाल ही में आयोजित हुए टोक्यो ओलंपिक का ध्वजवाहक और ध्वज समापन में कौन रहा है, और पूछा जाएगा हाल ही में आयोजित हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन रहा है। दोनों ही आंसर अलग अलग हैं, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है टोक्यो पैरा ओलंपिक की, तो ये रहते हैं टेक चंद जी, क्या है, ध्वजवाहक रहते हैं। ध्वजवाहक उद्घाटन के समय, उद्घाटन के समय। और अगर आपसे पूछा जाए समापन के समय तो आ जाएगी अवनी लखेरा। समापन, समापन के समय कौन आ जाएगा, तो अवनी लखेरा। दोनों ही ध्वजवाहक रहते हैं, ये उद्घाटन के समय और ये समापन के समय। अवनी लखेरा कहाँ से आती है, राजस्थान से आती है, शूटिंग ये करती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर
किसे चुना गया है। ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर भी मेरा वीडियो आने वाला है, जरूर से देख लीजिएगा। भारत जीके का जितना भी प्लेलिस्ट में है उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। नेक्स्ट अगर आपको लॉन्ग क्लास चाहिए, मैराथन चाहिए जीके जीएस के ऊपर, तो भी आप कमेंट करके जरूर जाइएगा। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, तो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है कंगना रनौत। ये क्या है, भारतीय शेरनी है जिसको क्या है Z+ सिक्योरिटी दी गई है। तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको चुना है एक उत्पाद एक जिला ब्रांड के लिए। अवनी लखेरा, ये अनिल खेरा है, अवनी लखेरा की अगर मैं बात करूं तो इनको चुना गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर इनको चुना गया है। कौन चुनता है, राजस्थान सरकार इनको चुनती है, क्योंकि आती कहाँ से है, ये राजस्थान से ही आती है। नितिन गडकरी जी की अगर मैं बात करूं, नितिन गडकरी जी तो ये आते हैं खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। खादी प्राकृतिक पैंट का जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नितिन गडकरी जी को। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है सुमित्रा महाजन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, सुमित्रा महाजन को। और सुमित्रा महाजन को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, कौन सा नाम आ जाएगा इनका, ताई इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताई। कौन कहते हैं, मध्य प्रदेश वाले कहते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, इंदौर से ही आते हैं। कहाँ से आते हैं, इंदौर से। बात कर रहे हैं कौन सा पुरस्कार इनको मिला, पद्म भूषण इनको मिल चुका है। और ये क्या है, 16वीं लोकसभा स्पीकर भी ये रह चुकी है। 16वीं, अभी कौन सी चल रही है, 17वां चल रही है। और इससे ओम बिड़ला जो है इसके क्या है, लोकसभा स्पीकर हैं, 16वीं। और ये क्या है, लगभग 8 बार क्या है चुनाव लड़ चुकी है लोकसभा सांसद के लिए, और एक भी बार इन्होंने क्या है हार का सामना नहीं किया है। मतलब हर बार ये जीती है, इस बार इन्होंने खुद ने ही स्टॉप कर दिया, नहीं तो इस बार भी ये जीत जाती। तो कहाँ से आती है ये, इंदौर से आती है, मध्य प्रदेश के इंदौर से, स्वच्छ नगरी से। और 16वीं लोकसभा स्पीकर भी ये रहती है, 8 बार ये जीत चुकी है लोकसभा सदस्य के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मास्टर ब्लास्टर के नाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है। देखिए बहुत सारे क्रिकेटर हैं, इनकी जीवनी भी आपको पता होनी चाहिए, इनके उपनाम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आ चुका है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मास्टर ब्लास्टर के नाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है सचिन तेंदुलकर जी को। अब आप बोलोगे सचिन तेंदुलकर को तो भगवान कहा जाता है क्रिकेट का, तो हाँ इनको भगवान भी कहा जाता है। क्या है, मास्टर ब्लास्टर तो इनको उपाधि दी गई है, साथ में ही क्रिकेट का भगवान भी इनको कहते हैं, क्रिकेट का भगवान। तो क्रिकेट का भगवान कौन है, सचिन तेंदुलकर जी हो जाएंगे। MS धोनी की अगर मैं बात करूं तो इनका उपनाम है थाला। क्या है, थाला। विराट कोहली की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, अपने चीकू ब्रदर्स हैं। क्या है, चीकू भाई हैं, चीकू भाई साहब हैं विराट कोहली जी। वीरेंद्र सहवाग की अगर मैं बात करूं तो वीरेंद्र सहवाग को क्या कहा जाता है, वीरू। क्या कहा जाता है, वीरू। देखिए वीरेंद्र सहवाग को वीरू कहा जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे लिटिल मास्टर किसको कहा जाता है, लिटिल मास्टर। गांगुली को कहा जाता है या किसी और को कहा जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे लिटिल मास्टर किसको कहा जाता है। ऑप्शन दे देती हूँ मैं, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, गांगुली, या और आपके हिसाब से कोई भी एडिशन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गोल किसकी आत्मकथा है। गोल मतलब इनका लक्ष्य रहा है कि हमेशा ही गोल होना चाहिए, तो ये किसकी आत्मकथा रहती है, गोल। तो ये रहती है मेजर ध्यानचंद की, मेजर ध्यानचंद। और इनका जो उद्देश्य था हमेशा क्या है, अपना लक्ष्य एक ही तरफ होना चाहिए, मतलब गोल करना है तो करना है। कौन थे मेजर ध्यानचंद, तो ये थे हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर थे।
हॉकी के जादूगर। और मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे ही क्या है, खेल रत्न दिया जाता है, जो कि सबसे बड़ा खेलों का पुरस्कार है। पहले दिया जाता था राजीव गांधी खेल रत्न, अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, जो कि खेल जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, शतरंज के खिलाड़ी है, शतरंज के खिलाड़ी हैं। कौन है ये, विश्वनाथ आनंद जो हैं शतरंज के खिलाड़ी इनको माना जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित तो आप शिकागो यात्रा को जरूर से याद रखिए, पूछा जाता है कौन गए थे धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, अच्छे से रट डालिएगा। अब बात हो रही है अर्जुन पुरस्कार की, प्रारंभ कब होता है, 1961 के अंदर हो जाता है। सर्वप्रथम किसको दिया गया था, तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है, तीरंदाजी। और दिया किसको दिया गया था, कृष्णदास को, कृष्णदास को ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर को चंद्रमा की सतह पर कब उतारा गया था। कब उतारा गया था, तो 7 सितंबर को उतारा जाता है। ऑप्शन में थोड़ा सा फेरबदल आ जाए तो 7 से 8 सितंबर आ जाएगा, ना कि दिसंबर, याद रखिएगा। गूगल पे अगर आप चेक करोगे तो आंसर आपका गलत भी आ सकता है। तो 7 से 8 सितंबर को उतरा था। नेक्स्ट है, भारतीय करेंसी पर कितनी भाषाएं अंकित होती हैं, यानी कि भारतीय मुद्रा। अभी बहुत सारे, मैंने इसमें 16 इसलिए शामिल नहीं किया है, बहुत सारे गलत लगा देंगे 16, जिसका आंसर क्या होने वाला है 17। यानी कि आपने पास अगर कोई भी नोट हो ना, 2000 रुपये से लेके 500 जितना भी नोट है वो चेक करिएगा, काउंट कीजिएगा कितनी लैंग्वेज में रुपीज लिखे हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है। और राष्ट्रपति जी अनुच्छेद से संबंधित तो क्वेश्चन बन ही चुके हैं, अगर आपने अभी पेपर दे दिया है तो आपको पता होगा, या एनालिसिस में तो आप देख ही चुके होंगे। मैंने बताया था राष्ट्रपति जी के चुनाव से लेकर महाभियोग तक के सारे क्या हैं, अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, भूलना मत इस चीज को। राष्ट्रपति पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है, तो ये आ जाएगा अनुच्छेद 52 के अंदर। इनमें क्या है, एक भारत का राष्ट्रपति होगा, ये पद निहित है। और अगर मैं बात करूं ये अनुच्छेद या संविधान कहां से लिया गया है, कि भारत का कोई राष्ट्रपिता होगा या फिर राष्ट्रपति होगा, तो ये कहां से आता है, ये आता है अमेरिका के संविधान से। कहां से, अमेरिका के संविधान से। दूसरा अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति जी की शक्तियां कौन से अनुच्छेद के अंदर निहित होती हैं, तो ये आ जाएगी अनुच्छेद 53 के अंदर। इसमें क्या है, राष्ट्रपति जी की शक्तियां निहित हैं। क्या है, शक्तियां निहित होती हैं, शक्तियां निहित होती हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, भारत द्वारा सूर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है। देखिए अधिकतर जितनी भी मिसाइलों का परीक्षण किया गया है, या तो आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा या फिर राजस्थान देखने को मिलेगा। अगर कुछ नहीं आता है तो इनमें क्या है, एबीसी सोच के फिर लगा लीजिएगा, अधिकतर उड़ीसा या फिर राजस्थान होने वाला है। फिर तीसरे नंबर पर असम की बात करेंगे, तो भारत द्वारा सूर्य मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था ओडिशा के अंदर। कहाँ हुआ था, ओडिशा के अंदर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, काराकोरम दर्रा भारतीय किस राज्य के अंतर्गत निहित है। तो काराकोरम दर्रे से संबंधित भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ट्रिक वाइज मैंने आपको याद करवाया है कौन सा क्या दर्रा कहाँ पे स्थित है। काराकोरम दर्रा ये कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर स्थित है, लद्दाख के अंदर काराकोरम दर्रा। सिक्किम का सबसे फेवरेट दर्रा नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा। और इन दोनों ऑप्शन के आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सारे के सारे दर्रे जो है मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर पर 370 अनुच्छेद कब लगाया गया था, यानी कि धारा जो लगाई गई थी 370 कब लगाई गई थी और किसका हाथ इसके अंदर था, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ा चुकी हूँ इसके बारे में भी मैं। जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद लगाया गया था, बात हटाने की नहीं लगाने की हो रही है। 1947 के अंदर क्या है, लगाया गया था, 370 धारा लगाई गई थी। अगर हटाने की मैं बात करूँ, हटाने की मैं बात करूं, तो 370 धारा कब हटाई गई है, 70 धारा तो ये हटाई गई है 2019 के अंतर्गत।
2019 के अंदर हटाई गई थी। बहुत चला था ना कि बहुत हंगामा वगैरह हो जाएगा अगर ये धारा हट गई तो हट गई ना, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ है? देखिए जीएसटी से फिर एक और क्वेश्चन आ चुका है। मैंने ऐसे ही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपकी एग्जाम में काफी समय रिपीट हो चुके हैं और अभी के एनालिसिस से भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस के अंदर लागू हुआ था और भारत में असम में सर्वप्रथम जीएसटी लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं विनोबा भावे। ये क्या करते हैं? भारत के अंदर भूदान आंदोलन के प्रवर्तक इनको माने जाते हैं। पर अगर मैं आपसे बात करूं राजस्थान के भूदान आंदोलन के प्रवक्ता कौन हैं, तो वो आ जाएंगे भामाशाह। कहाँ के हैं ये? राजस्थान के हैं। और भामाशाह, इन्हीं के नाम पे एक योजना चलती है राजस्थान के अंदर, भामाशाह कार्ड योजना, जिसके अंतर्गत क्या है, आपका इलाज थोड़ा फ्री हो सकता है कोई से भी हॉस्पिटल के अंदर। तो भामाशाह कार्ड योजना कहाँ पर चलती है? राजस्थान के अंदर चलती है। और इन्होंने क्या है, युद्ध के दौरान अकबर के साथ में जो युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप के द्वारा, तो उसी समय इन्होंने पूरी की पूरी संपत्ति किसको दान कर दी थी? महाराणा प्रताप को दान कर दी थी कि युद्ध में सहायता बहुत सारी हो जाएगी। चलिए ये हो चुके हैं अपने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी है। इसके साथ अगर आपको कोई भी अन्य वीडियो चाहिए, एसएससी एमटीएस जीके जीएस की लॉन्ग क्लासेस चाहिए या कोई और भारत जीके इंडिया जीके का कोई भी टॉपिक से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।